पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनर का क्वेश्चन कि यूटीआई फ़ीमेल में कॉमन क्यों होता है। मेल से अगर हम कंपेयर करें तो फ़ीमेल में यूटीआई कॉमन क्यों होता है। सारी फ़ीमेल इसका आंसर जानती हैं, सारे मेल भी इसका आंसर जानते हैं। मसला सारा नोनों का है, ठीक है। उनकी नोनो छोटी है और उनकी नोनो बड़ी है, तो ट्रैवलिंग जो है ना बैक्टीरिया की फ़ीमेल में ज़्यादा जल्दी हो जाती है। यही बातें जो है ना हमने नेफ्रोलॉजी के अंदर डिस्कशन करनी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी में इसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा थी, मुझे बंदा इन चीज़ को जितनी आती है आपके साथ शेयर करता हूँ। आप सारे मेरे से लाइक हैं, फिर भी जितनी को मेरी एफर्ट है, जितने को मेरे निमोनिक्स है, जितना हमारे टीचर्स ने बताया आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब नेफ्रोलॉजी में एक तो आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए सिनेरियो बेस। एक तो है विलियम्स ट्यूमर, मैंने जिस तरह किया था ना, ठीक है, वो उस तरह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो विलियम ट्यूमर मतलब बच्चा आएगा, उसको पाल्पेबल ट्यूमर जो है ना वो होगा, हाइपरटेंशन का शिकार होगा, तो साथ में उसको हेमाचूरिया होगा। तो ये 3 निशानियाँ विलियम ट्यूमर्स की आप बता सकते हैं। फिर आपने मेडिसिन के अंदर भी पढ़ा, पैथो के अंदर भी पढ़ा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। प्रोटीन इन यूरिन अगर वो 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर इस तरह कर गया पर डे था, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी इसके अंदर हम इसको टच करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आना होता है। नंबर 3 पे आपके पास आना चाहिए यूटीआई, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो मैंने पहला सिनेरियो बताया उसी के रिलेटेड सारे का सारा है। मतलब फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगी, वोमिटिंग होगी, बर्निंग मिक्चुरेशन होगी, इस सारी की सारी हमारे पास हो जाएगी। नेफ्रोटिक में बेसिकली क्या होता है, उसको जनरलाइज्ड एडीमा होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है, और हमारे पास यूरिन एनालिसिस के ऊपर वो प्रोटीन और यूरिया जो है ना वो शो कर रहा होगा। उसकी हिस्ट्री भी होगी कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, स्वेलिंग है और हाइपरकोलेस्टेरिमिया, वो सारी की सारी। देन हमारे पास जो हमने डिस्कशन करना है वो है कोला कलर्ड कोका कोला, याद है, ये भी आपका भी बड़ा था पैथो का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसके अंदर हमारे पास आता है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अभी मैं रफ लिख रहा हूँ, इसके बाद हम नीट करते हैं, ठीक है। एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके अंदर एक जो बात याद करनी है वो कोला कलर यूरिन, बड़ा ही इजी डायग्नोसिस इसका होता है। बच्चे को क्या होगा, स्किन इन्फेक्शन होगा, थ्रोट इन्फेक्शन होगा, फ्रेंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। आई थिंक ये था ईएनटी के अंदर भी कहीं पे शायद हमने देखा था इसको, ठीक है। पैथो में तो था ही था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उसको ओलिग यूरिया होगा, पेशाब कम आएगा, पेरी ऑर्बिटल पफनेस होगी उसकी आंखों के गिर्द, ठीक है, पफनेस होगी, और उसका एंकल जो है ना वो उसका टखना जो है, गिट्टा जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर जो है ना आपको एडिमा मिल रहा है, तो ये पक्की निशानी है। उसका जब पेशाब करेगा तो उसकी मांगेगी, जिस तरह पेप्सी आती है ना, तो ये इसकी जो है ना वो जनाब नोनों से जो है ना पेप्सी निकल रही है, तो ये बड़ी पक्की निशानी है कि एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। फिर लास्ट पे हमारे पास है जी एक्यूट रीनल फेलियर का, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर। इसके अंदर बेसिकली क्या है, अचानक से जो है ना वो आपके पास सिनेरियो आएगा कि बंदा था या बच्चा हकीम के पास गया है जी। ये अमूमन जो है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार जो हैं, ठीक है, बॉयज़ स्पेशली आपके लिए, ये हकीमों के पास जाकर दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, स्टीराइडल जी। हमने जनाब मैरिज बिफोर मैरिज जो है ना अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाना है। एट दी एंड रिज़ल्ट क्या होता है, हकीम की दवाई खा के वो क्या करते हैं, इंसल्ट कर लेते हैं अपने किडनी की, ठीक है। हम इसको इंसल्ट ही कहेंगे कि उसने अपने किडनी को इतना इन्वॉल्व कर लिया कि वो प्रेजेंट करेगा एब्डोमिनल पेन, लेथार्जी, उसकी पल्सेस अजीब सी होंगी, हाइपोटेंशन का शिकार होगा, पेशाब नहीं आ रहा होगा, जनरलाइज्ड एडीमा होगा, फ्लूइड थ्रिल उसका पॉजिटिव होगा, उसके पेट के ऊपर सारी एसाइटीज़ होंगी। तो ये एक्यूट रीनल फेलियर की जो है पक्की पक्की निशानी है, ठीक हो गया। ये हमारे पास है जो हमने आज की डिस्कशन करना है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो आता है वो हमारे पास ये कोला कलर्ड यूरिन वाला जो है ना, तो चलो इसको ही इंपॉर्टेंट वाले पहले कर लेते हैं, बाकी जो रह जाएंगे वो एंड पे हम इसको देख लेते हैं। जो सबसे पहला है हमारे पास एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अंदर बेसिकली एक हमारे पास होगा मेल बेबी होगा, ठीक है, और उसकी उम्र होगी हमारे पास 5 से 10 साल का। अपने फैमिली के अंदर कोई भी 5 से 10 साल का बच्चा इमेजिन कर लो, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, स्किन का उसको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, या उसको जो है ना वो गले का इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोट का इन्फेक्शन, ठीक है, अपर एयरवे, स्किन और उसका जो गला है वो सारे का सारा ख़राब हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, वो प्रेजेंट करेगा, वो अपनी माँ को बताएगा कि मुझे पेशाब आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, ओलिग यूरिया हो रहा है, साथ में एब्डोमिनल
या फ्लैंक पेन जिसे हम कहते हैं, वो कहते हैं पेट में मुसलसल मेरे जो है ना माजी दर्द है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो गया। एक तो पेशाब, ठीक है, उसका नहीं आ रहा, यहाँ से कर लेता हूँ, उसका पेशाब बहुत कम आ रहा है। नंबर सेकंड पे उसका जो पेट है ऊपर, इसके अंदर जो है ना वो फ्लैंक पेन अजीब सी जो है ना वो मरोड़ से उठ रहे हैं वो सारे के सारे। और उसके जब माँ पूछती है कि पेशाब का रंग कैसा है, तो वो कहता है कि जिस तरह हम पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, तो कोला जो है ना वो हमारे पास कोका कोला कलर यूरिन जो है ना वो हमारे पास होगा, ठीक है। ये एक बड़ी निशानी है। फिर इसको कभी कभार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पता क्या लिखते हैं, स्मोकी यूरिन, ठीक है। तो ये क्योंकि स्टूडेंट ने कोका कोला याद, जब स्मोकी आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। स्मोकी भी यही है, एक कोला के जब हम हिलाते हैं ना तो वो एक स्मोक सी पड़ जाती है पेप्सी के ऊपर, जिस तरह आती है ना एक बुलबुले से बन जाते हैं, वो स्मोकी कलर इसी तरह का मोर और लेस होगा, ठीक है। फिर उसकी जब आंखें देखते हैं, वो आया आपके पास, आपने उसकी आंखें देखी तो उसकी जो है ना वो पफ़ी आइज़ थी, बड़ी बड़ी जो है ना वो जिस तरह एडीमा होता है ना, ठीक है। अब उसकी ये पफ़ीज़ आई है, ठीक है, आंखें तेरी कितनी हंसी, ठीक है। तो वो पफ़ी आइज़, ये दोनों याद कर लो, यहाँ से ओलिगोयूरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। और उसका अब लेग के ऊपर आ जाओ, एडीमा होगा कौन सा हमारे पास, एंकल का एडीमा, ठीक है। टखने के ऊपर जो है ना वो उसका एडीमा आपको नज़र आ जाएगा। फिर जब आप उसका हाइपरटेंशन लेंगे ना तो उसको अचानक से एक्यूट हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। वो बताएगा कि जो चेक करवाता है तो कभी उसका बिल्कुल ठीक हो जाए, अचानक से जो है ना वो हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है। एक्यूट हाइपरटेंशन आइटस है, रिमेंबर, इसमें एक्यूट हाइपरटेंशन हो रही है। जब वो कहते हैं आपको कैसे पता चलता है, तो वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे जो है ना वो एक तो सर दर्द बहुत ज़्यादा होती है, हेडेक की हिस्ट्री होगी, वॉमिटिंग की होगी, उल्टियाँ करता रहेगा, ठीक है। साथ में वो कहेगा कि मुझे सीजर हो जाते हैं, झटके लगते हैं, ठीक है। और इस तरह की जो है ना वो कंडीशन, ठीक है। सीजर भी जो उसकी माम थी, कभी कभार इसको झटके भी लगते हैं। और एक दफ़ा तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरा जो है ना कार्डिक इवेंट भी हो चुका है, मतलब हार्ट फेलियर का भी जो है ना वो शिकार होने की सिनेरियो के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो उसका हीमाचूरिया है ना, ग्रास हीमाचूरिया, मतलब हम आँख से जब देखते हैं तो उसके ब्लड के अंदर कोला कलर है ना, तो इसका क्यों वजह हुआ, ग्रास हीमाचूरिया हो रहा है वहाँ पे, मतलब ब्लड इन यूरिन आ रहा है, इन्फ्लामेशन हुई, वहाँ से सेल टूटे, ब्लड आना शुरू हो गया, ठीक है। और ये था 1 वीक के अंदर। उससे 1 ही वीक के बाद जो है ना वो कह रहे कि हमारे पास माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया भी नज़र आएगा। और इसकी जो रिज़ॉल्विंग पावर है ना वो मोर और लेस जो है ना 1 मंथ के अंदर इस पूरे सिनेरियो ने रिज़ॉल्व होना है। तो ये अब आप डायग्नोस कर लोगे एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में जो है ना वो मोर कॉमन है ये इम्यून मीडिएटेड और पोस्ट इन्फेक्शन नेफ्राइटिस के अंदर जो है ना जिन बच्चों को होते हैं ना उसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक तो आइटस आ गया तो हमारे पास ये एक तो इम्यून मीडिएटेड है। नंबर सेकंड बात में हमारे पास एंटीजीन एंटीबॉडीज़ कम्प्लेक्स जो है ना ग्लोमेरुलस है, ये हमारे पास हो गया बोमन कैप्सूल, और यहाँ पे सारे का सारा ग्लोमेरुलस हो गया। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ना, यहाँ पे एंटीजीन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस जो है ना वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो हमारे पास एंटीजीन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर जब आप उसको देखेंगे किडनी को अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको स्वेलन किडनी जो है ना, इवन के पालपेट भी हो जाती है, सूजी हुई जो गुर्दे हैं ना, नॉर्मल अगर इतना गुर्दा था तो ये इतना बड़ा सूजेगा, आइटस इन्फ्लामेशन है, रिमेंबर। तो इसी से सारी कहानी बन रही है ना, ठीक है। फिर हमारे पास होगा लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर जब आप देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर जब ग्लोमेरुलस को देखेंगे वो कैसे। अगर आप इसको मैं यहाँ से काट के इसको मैं लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर देखूँ और इसको मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर देखूँ, लाइट के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, क्रीसेंटेरिक, जिस तरह चांद होता है ना, ठीक है, इस तरह करके आपको क्रीसेंटेरिक फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर क्या होगा, ग्रेनुलर अपीयरेंस होगी, जिसके अंदर हमारे पास इम्यूनो फ्लोरेसेंस के ऊपर जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास ग्रेनुलर अपीयरेंस जो है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा। ग्रेनुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चांद की लाइट से याद करो, लाइट माइक्रोस्कोप पे क्रीसेंटेरिक फॉर्मेशन होगी, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ग्रेनुलर फॉर्मेशन हो जाएगी। ये भी हो गया। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे, बच्चा आ गया डॉक्टर साहब आप बैठे हुए हैं ओपीडी के अंदर, या अगर एमरजेंसी के अंदर सपोज करें आ गया, तो आप क्या करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन, आपने स्टाफ नर्स को बोलना है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में लिखो सबसे पहले यूरिन आ रही, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे आरबीसीज
और हमारे पास WBC, ये लाजमी आगे लिखना है। सिंपल यूरिन RE का आधा नंबर होता है, आगे लिखो क्या देखना क्या है आपने, RBC और WBC, जिसकी वजह से उसको कोला कलर यूरिन आ रहा है। फिर हमारे पास उसका ब्लड देखोगे तो हमारे पास आइटस है, तो मतलब ESR उसका रेज्ड है, ठीक है। एस्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट उसका बड़ा होगा, और उसकी क्योंकि अब ब्लड उसका पेशाब में निकल रहा है तो उसको हीमोग्लोबिन उसका ब्लड के अंदर कम होगा, ठीक है, अनीमिया का शिकार होना शुरू हो जाएगा। फिर उसको जब इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे तो उसको जो है ना हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है, सोडियम कम हो गया, लेकिन पोटाशियम जो है ना वो हाइपरकैलीमिया होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे उसको एक दफ़ा हार्ट फेलियर भी हो चुका है, तो हाइपरकैलीमिया को कुछ ना कुछ दिल के ऊपर इफेक्ट लाजमी होता है, टैकीकार्डिया वो सारी कंडीशन। फिर हमारे पास वो कह रहा है कंप्लीमेंट लेवल में हमारे पास अगर C3 का लेवल देखें ना, तो वो कह रहा है कि 6 हफ्तों के बाद अगर वो कम हो गया तो इसका मतलब है कि ये अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। लेकिन अगर 6 हफ्ते के बाद भी इसका C3 का लेवल बढ़ा हुआ है तो फिर वो मेम्ब्रेनियस जो है ना वो कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, वो हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नहीं होगा, ठीक है। ये एक बात याद रखनी है। अब इसके अंदर RFTs आप करवाएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप क्या देखेंगे, यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल, और आम सी बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ये बार बार बंदा पड़ता रहा, ठीक है। फिर हमने साथ में क्या करना है, उसके गले के अंदर हमने क्या फ्रेंजाइटिस थ्रॉट, ठीक है, तो हमारे पास थ्रॉट के अंदर स्वैब ले लें, थ्रॉट स्वैब ले लेंगे, ASO टाइटर कर लो, ठीक है, ASO टाइटर कर लो, और साथ में आप रीनल बायोप्सी कर लो, अगर बहुत सीवियर केस है तो वहाँ से बायोप्सी ले लोगे, तो लाइट माइक्रोस्कोप पे क्रीसेंटेरिक, उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन पे ग्रैनुलर अवेयर मिल जाएगी, ठीक है। अब आपने डायग्नोज कर लिया जी मेरा केस है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जी डॉक्टर साहब अब आप क्या मैनेजमेंट करेंगे। आप बैठे हुए हैं, बच्चे की माँ रोई जा रही है, डॉक्टर साहब मेरा मुंडा तो गया, ये तो पेप्सी की तरह पेशाब कर दिया, तुम कुछ करो इंदा। आपने क्या करना है, ABCD। अब यहाँ पे एयरवे ब्रीथिंग वगैरह नहीं करनी, A से आपने एडमिट करना है, सबसे पहले से कहना है माँ जी बच्चे को इधर हमारे पास छोड़ें, एडमिट कर लें। फिर उसको बेड रेस्ट देनी है, अच्छी सी जो है ना उसको नींद दिलवानी है, ताकि उसके जो है ना वो सारे सिस्टम थोड़े से मेटाबॉलिक सी हो। फिर C से काउंसल करना है पेशेंट को, पेरेंट्स को, सॉरी बच्चा तो छोटा है ना उसको नहीं आना, पेरेंट्स को काउंसल करना है। इसके अंदर एक माह लग सकता है आपको, और ये थोड़ी सी सीवियर होती है, लेकिन इसके इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। फिर D से आपने डाइटरी जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो उसके ऊपर लागू करनी है, बताता हूँ क्या होती है। फिर क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल है तो हमारे पास क्या है, एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो है ना वो आप इसके अंदर दे देंगे, जिसके अंदर हमारे पास बेंजाइल पेनिसिलिन जो है ना वो आप इसके अंदर रिकमेंड करें, बड़ी अच्छी है। फिर एक आपने करना है ऐसे बच्चों में चांस होता है कि कोई लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जो है ना वो होने के जो है ना कोई चांसेस होती हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, आप इसके अंदर कोई लेसिक दे सकते हैं, डायूरेटिक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर साथ में क्या करेंगे, लेसिक दे देंगे, डायूरेटिक, साथ में आप मॉर्फिन जो है ना वो दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए निमोनिक है LMNOP, लेसिक, मॉर्फिन। N से आप क्या करेंगे, नाइट्रेट्स दे देंगे उसको, ठीक है। O से आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरापी देंगे उसको, ठीक है। और P से आप क्या करेंगे, प्रोप अप द पेशेंट, प्रोप अप द पेशेंट। तो ये LMNP जो है ना ये आपका बड़ा अच्छा सिनेरियो है, मतलब कि उसको सहारा ही देना है आपने, और क्या करना है, इसमें इतनी ऐसा नहीं है, ठीक है। साथ में हमने कहा क्योंकि ये हाइपरटेंशन के शिकार बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो इसके लिए आपने BP को कंट्रोल करने के लिए सारी देना है, तो उसका BP जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल कर लो। साथ में जो उसको ओलिग यूरिया है यहाँ पे उसको आपने ट्रीट करना है, तो उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, एक तो उसकी प्रोटीन बंद कर दो, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन आ रही है आप, ठीक है, उसकी प्रोटीन बिल्कुल बच्चे की बंद कर दो। फिर जो उसका पोटाशियम इंटेक है, हमने कहा हाइपरकैलीमिया हो रहा था उसको, हाइपर, तो पोटाशियम उसका कहना केला नहीं खाना, तो पोटाशियम भी बंद कर दी, उसकी प्रोटीन मुर्गी शुर्गी जो चिकन शिकन है वो सारा बंद कर दी। फिर उसको क्या देना है, फ्लूइड देते रहो, गिव फ्लूइड, जितना अच्छा फ्लूइड देंगे, जितना उसको हाइड्रेटेड करेंगे उतना बेस्ट है। साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने कहा हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था, NAT, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट दे दोगे। साथ में आप क्या करेंगे, क्योंकि उसको जो है ना एसिडोसिस हो रहा है ना, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया हाइपरकैलीमिया, तो एसिडोसिस की निशानी, तो उसको एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए बाइकार्बोनेट दे देंगे। ये है हमारे पास जो पोस्ट एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंजाइटिस और स्किन इन्फेक्शन के बारे में एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है ना तो शायद किसी के ये काम आ जाए।
ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है। यहाँ पे हमने बात की उसको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है या थ्रॉट इन्फेक्शन हो सकता है। करता कौन है? ज़ाहिर बात है स्ट्रेप्टोकोकस तो करेगा ही, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं। इसके अंदर ग्रुप ए जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस का वो करेगा, ठीक है। ग्रुप ए 12x4 टाइप, कभी कभार एमसीक्यूज आ जाता है तो ग्रुप ए जो है ना वो आप करेंगे। जबकि यहाँ पे जो उसकी स्ट्रेप्टोकोकस की टाइप होती है वो हमारे पास होती है 49x55। बस ये आप रट्टा लगाने वाली चीज़ें, इसमें कंसेप्ट तो है नहीं। अच्छा, क्लाइमेट किस इन्वायरमेंट में होगा? फ्रेंजाइटिस गले का इन्फेक्शन कब होता है? सर्दियाँ आ रही हैं ना, ठीक है। तो टेम्परेचर जब कम होगा मतलब कूल्ड इन्वायरमेंट में होगा। जबकि ये स्किन इन्फेक्शन जो है ना वो आपको हॉट ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के अंदर मिलेगा। फिर आपको इसका जो सीज़न है वो विंटर या स्प्रिंग मोर कॉमन है, ठीक है, विंटर या स्प्रिंग। जबकि यहाँ पे आप समर जो है ना वो कर लो। फिर यहाँ पे कर लो कि एज क्या होगी। गले का इन्फेक्शन अमूमन 5 से 12 साल का बच्चा जो है ना उसको गले का इन्फेक्शन होगा। स्किन का इन्फेक्शन जो है ना वो 5 साल से कम बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखा गया, ठीक है। फिर इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है? ये जो फ्रेंजाइटिस वाले का इसका 1 से 2 वीक्स होते हैं, जबकि इसका 3 वीक्स जो है ना वो होगा। अब यहाँ पे गला सबसे ज़्यादा ख़राब किसका होता है? खाऊं खाऊं कुत्ता खांसी किसको लगती है? बॉयज़ को लगती है। तो बॉयज़ जो है ना मोर कॉमन है देन गर्ल्स से। जबकि यहाँ पे इक्वल ऑलमोस्ट बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। होपफुली कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो ही गया होगा। अच्छा, यहीं पे लगे हाथ हम ना विलियम ट्यूमर भी जो है ना वो देख लेते हैं ताकि हमारा ये भी जो है ना वो कवर हो जाए। क्योंकि एक विलियम ट्यूमर का आई थिंक कभी आया है क्वेश्चन का, नहीं आई पास्ट पेपर के अंदर शायद एमसीक्यूज इसके बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है। सिनेरियो किस तरह आएगा? विलियम ट्यूमर WILMS विलियम्स ट्यूमर। विलियमसन केन विलियमसन जो है ना वो न्यूजीलैंड का कैप्टन है, ठीक है, क्रिकेट टीम का। तो उसका जो बेटा है ना उसको ट्यूमर हो गया। क्या करना है? बेटा उसका एक तो 5 साल से कम होगा, ठीक है, और उसको क्या होगी? पेट दर्द होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, साथ में हाइपरटेंशन होगा। उसका बीपी बहुत ज़्यादा, मैच के अंदर क्या होता है बीपी तेज़ हो जाता है ना लोगों का, हाइपरटेंशन होगी, पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाएंगे और उसको जो है ना वो खूनी जो है ना पेशाब आएगा, हीमाचूरिया, ठीक है। तो अब उसकी ये नोनों से हमारे पास खून आ रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, उसका बीपी रेज कर गया और उसकी एज 5 साल से कम है। अब यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली ये विलियम ट्यूमर जो है ना अराइज कहाँ से कर रहा है? जो आपके नियोप्लास्टिक एम्ब्रियोनल सेल है ना मेटानेफ्रोज के में, ठीक है, किडनी जहाँ से अराइज करती है, मेटानेफ्रोज होती है ना एम्ब्रियो, अगर आपको याद हो तो मेटानेफ्रोज के अंदर से जो हमारे पास नियोप्लास्टिक एम्ब्रियोनल सेल है ना, ठीक है, मतलब जिन्होंने कैंसर करना है, वो अगर हाथ से ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाए, फ्री हो जाए, तो इसके अंदर होगा। अब ये जो ट्यूमर होता है इसके अंदर हम अगर काट के देखें ना तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। एक आपके पास होगी एपिथेलियल, इसका होगा, इसका हमारे पास स्ट्रोमा मिल जाएगा, और एक आपके पास ब्लास्टेमिक जो है ना वो सेल्स आपको मिल जाते हैं जो ब्लास्ट वगैरह बनाते हैं। फाइंडिंग वही है, एब्डोमिनल पेन, हाइपरटेंशन, हीमाचूरिया, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन, फीवर भी इसके अंदर देखा गया है, और साथ में फिर उसको बाद में एनीमिया भी हो जाया करता है, ठीक है। और यहाँ पे डायग्नोसिस आप किस तरह करेंगे? मतलब इतना बड़ा ट्यूमर है उसके पेट के अंदर गुर्दे के साथ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड करवा लो, सीटी करवा लो, पता तो चले है कहाँ पे। ओरिजिन ऑफ ट्यूमर जो है ना वो आपने लोकेट कर लेनी है। फिर एक किडनी देख ली, उसके साथ ही दूसरी किडनी भी देख, क्या कहीं दूसरी किडनी के ऊपर तो नहीं है? कॉन्ट्रालैटरल जो है ना वो आपने देखना है, ठीक है। और फिर इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो आपने करनी है, और उसको देखना है कि आया कि वो लंग्स के अंदर मेटास्टाइज तो नहीं कर गया, आया कि वो लीवर के अंदर तो नहीं कर गया, आया कि वो बोन के अंदर मेटास्टाइज तो नहीं कर गया, आया कि वो ब्रेन दिमाग के अंदर तो नहीं। तो आप लिम्फ नोड बायोप्सीज जो है ना वो सर्चिंग करेंगे। अब ट्यूमर तो आपको डिटेक्ट हो गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ट्रीटमेंट के ऊपर क्या कर सकते हैं? ये किडनी पड़ा है, यहाँ पे आपका विलियम ट्यूमर जो है ना वो पड़ा हुआ है, पहले पे पिक्चर देख लो। जब अल्ट्रासाउंड आप करवाएंगे ना यार तुम थोड़े से, तो इस तरह की आपको ये देख रहे हो राइट साइड के ऊपर एक किडनी के बिल्कुल ऐसे नीचे लटका हुआ एक टिश्यू की तरह जो है ना आपको विलियम ट्यूमर जो है ना मिल जाएगा। ये मोर उसको अगर मैं दिखाऊं, पूरे किडनी को इसने कवर कर लिया है। तो अब हर चीज़ जो है इस एक्सेस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंजियोटेंशन भी बढ़ा देगा, हर चीज़ जो जो किडनी की चीज़ें हैं ना वो बढ़ाना शुरू कर दें। तो आप क्या करो? सर्जरी काट करके नेफ्रेक्टमी कर दो,
डिपेंड करता है। यूनिलैटरल अगर एक किडनी में है, साथ में लिम्फ नोड और साथ में जितना भी उसका मेट्स है ना वो निकाल दो, तो सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब नेफ्रेक्टमी से हम कहते हैं कि आधे किडनी को जिसके अंदर वो इन्वॉल्व है वो काट दो, साथ में जहाँ जहाँ वो मेट्स उसके जा रहे हैं वो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी निकाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, फिर अगर बाइलेटरल है तो फिर एक किडनी को हमें प्रिजर्व करना पड़ना है। ठीक है, इसी के लिए हम फिर दोनों किडनीज को नहीं छेड़ते। फिर अगर सर्जरी नहीं है तो रेडियोथेरापी जो है उसके ऊपर आप जा सकते हो, कीमोथेरापी आपके पास ऑप्शन है, कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वही कर लो। ठीक है, फिर एक्टिनोमाइसिन डी जो है ना वो आप इसको मेडिसिन के अंदर दे सकते हैं, एक्टिनोमाइसिन डी दे दो। ठीक है, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, तो साइक्लोफॉस्फोमाइड स्टीराइडल जो है ना वो आप इसको दे सकते हैं, या डॉक्सो रूबिसिन जो है ना वो आप दे के, तो स्टीराइडल थेरापी भी जो है ना इसके अंदर साथ चलती है, तो पेशेंट किसी हद तक जो है ना वो आपके पास कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यूटीआई करते हैं, होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अभी ये अपलोड करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लंबी वीडियो, इस वजह से मैं छोटी छोटी वीडियो बना के जो है ना अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।